डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से कोर्स वर्क लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा आपको साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी के संबंध में बता रही हूँ। इम्पॉर्टेंस एंड स्टाइल्स ऑफ साइटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी पर हमारी यह सीरीज़ चल रही है, जिसका 5वां लेक्चर स्टाइल ऑफ साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी पर आज हम बातचीत करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम कौन कौन सी स्टाइल साइटेशन और रेफरेंस की होती है, इस पर हम बात करेंगे। मित्रों, अभी तक हमने जाना कि साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ये तीनों किसी भी शोध ग्रंथ या शोध पत्र का एक अविभाज्य हिस्सा होता है, अनिवार्य हिस्सा होता है। यानी आप रिसर्च पेपर लिखें या थीसिस लिखें, आपको साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी का सहारा का एक को अपने लेखन में शामिल करना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका लेखन ऑथेंटिक, जेन्युइन नहीं माना जा सकता है। अब जब आप साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी बनाते हैं, साइटेशन देते हैं, रेफरेंस देते हैं और बिब्लियोग्राफी बनाते हैं अपने लेखन में, तो उसमें किस तरह से स्रोतों को रखें या किस तरह से हम लेखक का नाम, पुस्तक या जो भी स्रोत है उसका नाम इत्यादि रखें, इसके संबंध में कई शैलियाँ, कई स्टाइल विश्व भर में प्रचलित है। वस्तुतः ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में हम सभी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में कहीं पर भी बहुत अधिक इस शैली को फॉलो करके या इन शैलियों का उपयोग करके बनाने की, साइटेशन आदि देने की उतनी परंपरा नहीं रही है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक उपयोगी परंपरा है जिसकी शुरुआत यदि नहीं हुई है तो होनी चाहिए, और हमें किसी न किसी शैली का प्रयोग करते हुए अपने शोध ग्रंथ में या शोध पत्र में ये चीज़ें देनी चाहिए। तो कौन कौन सी शैलियाँ हैं जो कि प्रचलित हैं विश्व में, इस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे, है ना। इन शैलियों को रेफरेंसिंग स्टाइल या साइटेशन स्टाइल कहते हैं। कुछ जो सबसे अधिक प्रचलित हैं वो हैं APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA माने इस संस्था के द्वारा, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की गई शैली। MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित की गई शैली। हार्वर्ड, शिकागो या जिसका कि अब नाम ट्यूराबियन है, और वैंकूवर, ये ज़्यादा प्रचलित स्टाइल हैं। इसके अलावा कुछ स्टाइल हैं जो कि कम प्रचलित हैं। IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये है जिसने अपना मैनुअल निकाला है, अपनी तरीका, अपनी शैली बताई है कि उसमें किस प्रकार से होना चाहिए। MHRA, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च एसोसिएशन एक है, उसने भी अपना एक स्टाइल का, रेफरेंसिंग स्टाइल का एक मैनुअल निकाला है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का अपना मैनुअल है साइटेशन और रेफरेंस का। ACS, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इसका अपना एक अलग मैनुअल है। AGLC, ऑस्ट्रेलियन गाइड टू लीगल साइटेशन, ये भी इनका अपना अलग मैनुअल है। AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन।
फिर CSE या CBE, काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स या काउंसिल ऑफ बायोलॉजी एडिटर्स, इनका भी अपना एक अलग मैनुअल है। ये सभी मैनुअल निकालते हैं, वर्ष दर वर्ष निकालते हैं, कई कुछ कुछ वर्षों के बाद निकलते हैं, एडिशंस नए नए आते हैं। तो उसमें वो बताते हैं कि किस प्रकार से और किस क्रम से क्या क्या जानकारी आपको देनी है साइटेशन देते समय, या रेफरेंस लिस्ट तैयार करते समय, या बिब्लियोग्राफी बनाते समय आपको क्या क्या जानकारी देनी चाहिए और वो किस क्रम से देनी चाहिए। तो ये जितना अभी मैंने बताया, चाहे अधिक प्रचलित स्टाइल हो या कम प्रचलित स्टाइल हो, उन सब का अपना अपना एक तरीका है कि वो किस तरह से उसको व्यवस्थित करें, सजाएं, है ना। और ये जो कम प्रचलित स्टाइल हैं, वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए है, कुछ लीगल के लिए है, या अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों के लिए हैं। तो ये उन अध्ययन क्षेत्रों में ही प्रचलित हैं, अन्यत्र दूसरे लोग उतना प्रयोग नहीं करते। MHRA ज़रूर है, जो कि ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च के लिए निर्धारित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में इसका प्रयोग लगभग नहीं होता। वस्तुतः भारत में अगर देखा जाए, कम से कम मेरी जानकारी जहाँ तक है, तो हम 2 ही स्टाइल का अधिक प्रयोग करते हैं, APA, MLA। और उसमें भी सोशल साइंस के जो विषय हैं, उसके शोध ग्रंथ और शोध पत्रों में हम APA स्टाइल देख सकते हैं, और जो लैंग्वेजेस हैं या दूसरे इस तरह के सब्जेक्ट है, उसमें MLA स्टाइल देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से APA और MLA, इसको ही हमको विस्तार से जानने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों पर ही आधारित है हमारा अधिकतर साइटेशन, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी हमारे स्कूल का। तो हार्वर्ड, शिकागो और वैंकूवर के विषय में हम बहुत साधारण रूप से जानेंगे, बहुत उनका एक, जिसको कहें बर्ड आई व्यू की तरह से उसको देखेंगे, एक उसके ऊपर एक खाली विहंगम दृष्टि डाल लेंगे कि क्या है हार्वर्ड, शिकागो और वैंकूवर। और हम मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करेंगे APA, MLA के ऊपर। इसके कम प्रचलित जो स्टाइल हैं, उनका केवल मैंने नाम यहाँ पर उल्लेख कर दिया है। इसके विषय में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि तब बहुत लंबा हो जाएगा और अनावश्यक भी रहेगा। तो ये नाम से आपको ज़रूर परिचित होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर दिखाई पड़े तो आप समझ सकें। जब आप शोध विद्यार्थी हो जाते हैं, जब उस कक्षा में पहुंच जाते हैं, माने उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो वस्तुतः किसी भी तरह की अकादमिक गतिविधि को समझना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। वो किसी भी विषय में हो, किसी भी अध्ययन क्षेत्र में हो, लेकिन जो भी अकादमिक गतिविधियां हैं, उनकी समझ आपके में ज़रूर विकसित होनी चाहिए। भले ही आप उनका उपयोग न कर सकें, भले ही आप उसकी जो विषयगत जो विशिष्टता है उसको न जानते हों, न समझते हों, लेकिन जो मुख्य रूप से जो चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए। तो इसीलिए इन नामों से सिर्फ आपको परिचित कराया जा रहा है कि ये आप नाम जान लें कि ये सारे स्टाइल भी दुनिया में प्रचलित है, चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करें कि अच्छा, ये इतनी सारी स्टाइल हैं, तो इनमें अंतर क्या है? क्यों नहीं एक ही स्टाइल रहने देते हैं, क्यों अलग अलग? तो इसमें जो अंतर, आपसे जो अंतर है, वो है वस्तुतः विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क। यानी आप कॉमा लगाएंगे कि सेमीकोलन लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे या कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो माने लेखक के नाम के बाद आप कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाएंगे, कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, फिर अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, इसमें अलग अलग वो नियम बताते हैं, अलग अलग स्टाइल। उसके कारण स्टाइल में अंतर आता है। साथ ही सूचनाओं के क्रम में भी अंतर आता है। कई लोग हैं जो लेखक के नाम को, कई जो स्टाइल है वो लेखक के नाम को प्राथमिकता देती है, वो सबसे पहले रखती है। कई दूसरी जो स्टाइल है वो जो टाइटल ऑफ द बुक या टाइटल ऑफ द CD-ROM या जो भी जहाँ से भी आपने लिया है, स्रोत जो है आपका मुख्य स्रोत, उसका नाम पहले रखते हैं, तब उसके क्रिएटर या लेखक का नाम आता है।
तो इसके साथ ही कुछ है कि जो सन को सबसे पहले लाते हैं, तो किस किस सन में, किस वर्ष में वो प्रकाशित हुआ, वो सामने आया लोगों के, तो वो उसको पहले प्राथमिकता देते हैं। तो इसके इस क्रम में सूचनाएं जो भी देनी है वो उसके उसका क्रम कौन सा होगा और उनके बीच में पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से लगाए जाएंगे, इस पर ही अलग अलग स्टाइल का अंतर दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट दोनों ही स्तरों पर ये अंतर दिखाई पड़ता है। इन टेक्स्ट साइटेशन मतलब आप जब लेखन प्रवाह में ही माने किसी लेखक का कोई मूल वाक्य या जो भी उनकी बात है उसको आप दे रहे हैं और उनके नाम का उल्लेख कर रहे हैं, तो कई बार आप ब्रैकेट में करते हैं। कुछ शैलियाँ हैं जो कि ब्रैकेट के बाहर भी उनका लेखक के नाम का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। साथ ही ब्रैकेट में आप प्रकाशन वर्ष लिख देते हैं, किसी में प्रकाशन वर्ष लिखना होता है, पेज नंबर लिखना होता है, किसी में कोई और जानकारी, अगर किसी अध्ययन क्षेत्र में किसी और जानकारी की आवश्यकता है तो वो उसको देने की उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शैली में सुविधा होती है। कौन सी स्टाइल ली जाए? अगर आप लिख रहे हैं और अपना शोध ग्रंथ बना रहे हैं तो आप इतनी सारी स्टाइल में से कौन सा प्रयोग करेंगे, ये आपके अध्ययन क्षेत्र पर निर्भर करता है। आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस विषय पर काम कर रहे हैं, उसके आधार पर ये तय होता है कि आप कौन सी स्टाइल करेंगे, कौन सी स्टाइल आपके काम को अधिक सूट करेगी, अधिक आसानी से और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करा सकेगी। दूसरा ये है कि जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, जैसे आप अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको थीसिस अपनी यहाँ पर देनी है, तो इस संस्थान द्वारा यानी इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो स्टाइल तय कर दी गई है, आपको उस स्टाइल पर चलना पड़ेगा। अभी कोई स्टाइल वस्तुतः तय नहीं की गई है हमारी यूनिवर्सिटी द्वारा, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, जो भी स्टाइल आप प्रयोग कर रहे हैं करिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने पूरे शोध ग्रंथ में या शोध पत्र में जिस भी एक स्टाइल को लेते हैं उसको पूरा अंत तक जारी रखें, उसी एकमात्र उसी का प्रयोग करें। किसी दूसरी, माने ऐसा ना हो कि आप पहले चैप्टर में एमएलए यूज़ कर रहे हैं और दूसरे चैप्टर में आपने एपीए कर लिया, तीसरे में आपने शिकागो कर लिया, तो ये नहीं चलेगा। जो आप तय करेंगे आपको पूरे अपने शोध ग्रंथ में उसी का अनुसरण करना चाहिए। इसी तरह से शोध पत्र भी लिखेंगे तो आपको एक ही स्टाइल निश्चित करके उसी के अनुसार ही रेफरेंस या साइटेशन देना होगा। ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि साइटेशन के लिए आप एक इस्तेमाल करें और रेफरेंस के लिए दूसरा इस्तेमाल करें और बिब्लियोग्राफी के लिए तीसरा इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो आप अपने एक डॉक्यूमेंट के लिए आप एक कोई स्टाइल तय कर लीजिए और उसके अनुसार ही आप साइटेशन भी देंगे, रेफरेंस भी देंगे और बिब्लियोग्राफी भी देंगे। अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते या मिस कर जाते हैं, वो है कि प्रणाली क्या क्या है। एक तो हुई स्टाइल, शैली, और दूसरी है सिस्टम, प्रणाली। तो संदर्भ लेखन या रेफरेंस देने की दो प्रणालियाँ, साइटेशन या रेफरेंस देने की दो प्रणालियाँ हैं, है ना। बिब्लियोग्राफी पर ये नहीं लागू होता है, वो थोड़ी अलग हो जाती है। रेफरेंस और साइटेशन जब हम देते हैं तब उसमें दो प्रणालियों का या दो सिस्टम का हम उपयोग कर सकते हैं। ये है, पहले ही है डॉक्यूमेंट्री नोट सिस्टम या अंकीय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि आप जहाँ पर जो लेखन प्रवाह में जब आप किसी का उद्धरण दे रहे हैं तो वहाँ पर खाली एक नंबर लिख देते हैं और फिर उस नंबर को या तो फुटनोट उसी पेज पर नीचे की तरफ आप उस नंबर को लिखते हैं और उसके आगे जो उसका पूरा विवरण है, यानी जो उसकी पूरी प्रकाशकीय जानकारी है या जो लेखक और डॉक्यूमेंट इत्यादि का आपको जो हवाला देना है वो पूरा वहाँ पर नीचे लिखते हैं। या कई बार होता है कि उस पेज में नीचे न लिख करके उस पूरे शोध पत्र के अंत में लिखा जाए या पूरे अध्याय के अंत में लिखा जाए, तो उसको एंड नोट कहते हैं। तो उसको माने डॉक्यूमेंट्री नोट सिस्टम या अंकीय प्रणाली जो है उसमें आप लेखन प्रवाह में केवल एक अंक देते हैं
और उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और उसी अंक के उसको नीचे उद्धृत करके या नीचे लिख करके या डॉक्यूमेंट के एंड में लिख करके, और फिर आप पूरी जानकारी उसके संबंध में देते हैं। दूसरा जो सिस्टम है या अधिक प्रचलित, हम जिससे ज़्यादा प्रचलित है कहना चाहिए, ज़्यादा परिचित है, वो है पैरेंथेटिकल सिस्टम, है ना, या ऑथर डेट सिस्टम। इसमें जो है आप कोष्ठक का उपयोग करते हैं, गोल कोष्ठक का उपयोग करते हैं मुख्य रूप से, और इन टेक्स्ट साइटेशन में भी माने आप लेखन प्रवाह के बीच में भी जब आप किसी का वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पर अंत में उस वाक्य के बाद आप कोष्ठक में और लेखक का नाम और पब्लिकेशन ईयर सामान्यतया वो दे देते हैं। अलग अलग इसमें भी अलग अलग स्टाइल में अलग अलग नियम है कि आप ऑथर का नाम और पब्लिकेशन ईयर दें, फिर साथ में पेज नंबर भी दे सकते हैं। कुछ होता है कि केवल ऑथर का नाम दे। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। लेकिन मेनली जो मुख्य रूप से देखा जाता है तो वो ऑथर का नाम और डेट माने पब्लिकेशन ईयर। ऑथर में भी सामान्यतया ऑथर का लास्ट नेम, सरनेम जो उनका होता है वही देते हैं, उनका फर्स्ट नेम नहीं वहाँ पे मेंशन होता है, केवल लास्ट नेम उनका और पब्लिकेशन ईयर, और ज़रूरत हुई तो पेज नंबर। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे आती है, ये कोष्ठक में रखते हैं। और फिर उसके बाद आप रेफरेंस लिस्ट तब भी बनेगी। देखिए दोनों में ही रेफरेंस लिस्ट तो बननी ही बननी है। साइटेशन जब बताया था और रेफरेंस बताया था तो यही बताया था हमने, ये आपको ध्यान भी होगा कि साइटेशन में आप सिर्फ बहुत संक्षिप्त जानकारी लेखन प्रवाह के बीच में दे सकते हैं। वो जितना साइटेशन दिया है उसकी एक रेफरेंस लिस्ट तो आपको बनानी ही पड़ेगी। अगर आपने पैरेंथेटिकल सिस्टम का उपयोग करके इन साइटेशन में ऑथर और डेट सिस्टम में लिख दिया है लेखक का नाम और ये, तो आपको पूरे माने आपका शोध पत्र खत्म हो या शोध ग्रंथ का अध्याय खत्म हो, उसके बाद आपको आकारादि क्रम से यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनके सबको देना चाहिए, और पूरी फिर उसके बाद प्रकाशकीय जानकारी आनी चाहिए। माने उसमें फिर लेखक का नाम आएगा, पुस्तक का या जो भी जर्नल हो के, मैगजीन हो के, CD रोम हो या इंटरनेट हो, ब्लॉग हो, जो भी है उसका पूरा पता फिर आप देंगे। तो इस तरह से रेफरेंस लिस्ट तो दोनों में ही बननी है। बस फ़र्क ये क्या हो जाता है कि पहला जो है उसमें आप लेखन प्रवाह में कुछ और न लिख करके केवल एक अंक लिखते हैं, और उसी अंक के अनुसार आपको आगे या तो नीचे या तो अध्याय के अंत में या पत्र के अंत में आपको देखना होता है कि वो पूरा रेफरेंस क्या है। और इसमें जो है आपको एकदम संक्षिप्त जानकारी इन टेक्स्ट में ही मिल जाती है कि फला व्यक्ति ने और फला समय में ये कहा था, ये एक मोटी जानकारी वहाँ पर मिल जाती है। और उसके बाद उसका पूरी जो जानकारी है वो आपको रेफरेंस लिस्ट में बनती है। तो साइटेशन और रेफरेंस ये तो एकदम लिंक्ड है। डॉक्यूमेंट्री नोट सिस्टम या अंकीय प्रणाली में वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। आपको साइटेशन से खाली एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको रेफरेंस में जाना ही पड़ेगा। पैरेंथेटिकल सिस्टम में या ऑथर डेट सिस्टम में आपको इन टेक्स्ट साइटेशन में कम से कम लेखक का नाम और प्रकाशन वर्ष तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं या उसके विषय में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस में जाना होगा। और इन दोनों ही चीज़ों का चाहे आप पहले सिस्टम में करें या दूसरे सिस्टम में करें, इन दोनों की एंट्री अंततः बिब्लियोग्राफी में तो होगी ही। फिर बिब्लियोग्राफी में लेकिन आप उससे साइटेशन से लिंक नहीं करते हैं, लेकिन उसके पूरा पुस्तक का या जो भी स्रोत है उसका पूरा उल्लेख आप वहाँ पर दे देते हैं बिब्लियोग्राफी में, और वो भी आकार आदि क्रम से यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो सारा आता है। अब हम जो 3 APA और MLA मैंने कहा था कि वो दोनों महत्वपूर्ण हैं, वही 2 है जिस पर आपको
अपना ध्यान केंद्रित रखना है। और यद्यपि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या इसका पीएचडी का जो मैनुअल है उसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है कि इसी स्टाइल का प्रयोग किया जाए, लेकिन फिर भी ये अलिखित या अकथित एक तरह से एक सामान्य समझ बनी है कि सोशल साइंस का जो भी रिसर्च वर्क होगा उसमें एपीए रेफरेंसिंग स्टाइल को हम अपनाएंगे, और जो लैंग्वेजेस का होगा रिसर्च वर्क उसमें हम एमएलए को अपनाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो भी भाषा में रिसर्च कर रहे हैं वो एमएलए स्टाइल को अपनाएं, और जो भाषा के अतिरिक्त किसी भी सोशल साइंस के विषय में कर रहे हैं वो एपीए को अपनाएं। तो ये इन दोनों का हम विशेष रूप से विस्तृत विवरण आपको देंगे, वो हम अगले अपने व्याख्यान में लेंगे। संभवतः इस व्याख्यान में वो पूरा ना हो सके, तो अगले व्याख्यान में हम विस्तार से केवल एपीए और एमएलए के विषय में बात करेंगे। आज हम थोड़ी सी जानकारी, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि विहंगम दृष्टि आपको जो बाकी 3 है, मुख्य में से जो बाकी 3 स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल, वैंकूवर स्टाइल और शिकागो स्टाइल, वो क्या है, वो एक परिचय जैसा आपको दे देते हैं। हार्वर्ड स्टाइल जो है वो वस्तुतः ऑथर डेट सिस्टम का उपयोग करने वाली किसी भी शैली के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हार्वर्ड स्टाइल का कोई अलग से मैनुअल नहीं निकलता है, नियमावली कोई नहीं निकलती है ना। वो केवल माने जो भी ऑथर डेट सिस्टम का प्रयोग कर रहा है, जो भी सिस्टम ये प्रयोग कर रहा है, तो उसको जो है उसको जो हार्वर्ड स्टाइल कह सकते हैं। ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा प्रचलित है। यूके और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के विभिन्न विषयों के लिए इसका प्रयोग होता है। अब जो कम प्रचलित है उसमें आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के अध्ययन क्षेत्र थे, इंजीनियरिंग था, लॉ था, साइंस था, उनके लिए अलग वो उनके अपने विशिष्ट स्टाइल्स हैं, और ह्यूमैनिटीज़ के विभिन्न विषयों के लिए हार्वर्ड स्टाइल का प्रयोग होता है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। दूसरा जो एक प्रचलित स्टाइल है वो वैंकूवर स्टाइल है। ये अंकीय प्रणाली का प्रयोग करती है, जिस माने जो वही बताया था मैंने कि आप जहाँ पे उद्धरण देंगे वहाँ पर एक अंक दे देंगे, और फिर फुट नोट या एंड नोट के रूप में आपको पूरा विवरण मिलेगा। तो ये वैंकूवर स्टाइल है। इसमें विज्ञान और बायोमेडिकल संबंधी अध्ययन जो होते हैं, यानी ये भी साइंस से रिलेटेड है। तो साइंस के फील्ड में जब रिसर्च होता है तो आमतौर पर रिसर्चर्स वैंकूवर स्टाइल का प्रयोग करते हैं। ये इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है ये कहीं पर मुझे स्पष्ट रूप से मिला नहीं। मैं समझती हूँ कनाडा और दूसरे देशों में भी वैंकूवर स्टाइल का प्रयोग होता है साइंस और बायोमेडिकल संबंधी रिसर्च के संदर्भ में। तीसरा जो बहुत प्रचलित है वो है शिकागो स्टाइल। ये भी वैंकूवर की तरह ही अंकीय प्रणाली का प्रयोग करती है, यानी कि जब आप इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं तो उसके बाद एक अंक दे देते हैं कोष्ठक में, और फिर एंड नोट या फुट नोट के रूप में आप उसका पूरा विवरण देते हैं। ये आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए प्रयोग में आता है। तो शिकागो और वैंकूवर एक तरह से एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे हैं, उनके में आपसी अंतर भी हैं, लेकिन उस पर हम बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। शिकागो जो है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए प्रयोग में आता है, और वैंकूवर जो है वो साइंस के फील्ड में प्रयोग में आता है। तो साइंस के लिए वैंकूवर और आर्ट्स के लिए शिकागो, इस तरह से हम मान सकते हैं। दोनों में ही जो है डॉक्यूमेंट्री नोट सिस्टम यानी अंकीय प्रणाली का प्रयोग होता है, जिसमें इन टेक्स्ट साइटेशन के समय एक नंबर दे दिया जाता है, और उसी नंबर के आगे माने फुट नोट या एंड नोट के रूप में उसी नंबर के आगे आपको उस साइटेशन के संदर्भ में पूरी जानकारी मिलती है। और हार्वर्ड जो है वो सामान्य एक है, वो ऑथर डेट सिस्टम का
प्रयोग करता है या पैरेंथेटिकल सिस्टम का प्रयोग करता है, जिसमें कि कोष्ठक यानी कि ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। और इन टेक्स्ट साइटेशन में ही बाद में वो ऑथर का सरनेम, लास्ट नेम और प्रकाशन वर्ष जिसमें भी उसका काम प्रकाशित हुआ है वो प्रकाशन वर्ष वहाँ पे दे देते हैं। ज़रूरत होने पर उसमें पेज नंबर भी देते हैं कि जहाँ पर वो उपलब्ध होगा। और फिर उसके बाद रेफरेंस में उसका पूरा विवरण यानी जो वर्क है, वर्क की टाइटल और लेखक का भी पूरा नाम और बाकी जानकारी, प्रकाशक इत्यादि का भी नाम, ये सारी जानकारी देते हैं। तो ये 3 स्टाइल के विषय में हमने एक मोटा मोटा जाना वस्तुतः कि स्टाइल क्या है, क्या अंतर है उनमें आपस में। तो ये आज का हम लेक्चर यहाँ पर एक बार विराम लेते हैं। अब एपीए और एमएलए जिसके विषय में आपको विशेष रूप से जानना है वो हम अगले लेक्चर का विषय रखेंगे और उसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपको उसके संबंध में जितनी भी आवश्यक बातें हैं उसको बताएंगे। तो आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः।